नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। देखिए, रीट लेवल सेकंड हो या फर्स्ट, दोनों के लिए ही हमने ये क्लासें चलाई हुई है। तो रीट को टारगेट करके ये क्लासें आपकी ली जा रही है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। तो बात किसकी हो रही है? आदर्श अध्यापक की, कि एक आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण अध्यापक का होना चाहिए। बिल्कुल सही। लोकतंत्रात्मक का मतलब है लोगों में विश्वास रखने वाला, यानी कि शिक्षक कैसा हो कि जो बालकों पर क्या नहीं करे, नियंत्रण नहीं करे, यानी कि कैसा माहौल प्रदान करे बालकों को, जहां पर बालक अपने विचार, अपनी बात शिक्षक के सामने जो है बिना डरे रख सके। तो माहौल कैसा जो है शिक्षक को देना चाहिए, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण में उसका विश्वास होना चाहिए। बालकों के लिए एक जो है सहयोगपूर्ण वातावरण का निर्माण शिक्षक को करना चाहिए। साथ में ही बात करें विषय वस्तु पर अधिकार, बिल्कुल सही। एक शिक्षक जिस विषय को पढ़ा रहा है, अगर उस पर उसका अधिकार नहीं है तो फिर क्या होगा कि शिक्षक जो है बालकों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो विषय वस्तु पर क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए विषय वस्तु पर एक शिक्षक की। साथ में ही बात करें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, तो बालक को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि बालक कैसे सीखते हैं, बालक की भावनाओं को किस प्रकार से समझा जाता है, बालक की रुचियों को किस प्रकार से जो है विषय वस्तु के प्रति आकर्षित करना है, कौन सी विधियों से बालकों को पढ़ाना है, कब कौन सी विधि का प्रयोग करके पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है शिक्षक को होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां जो है उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो बात किसकी हो रही है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो आंसर हमारा रहेगा कि परिस्थितियां जो है अधिगम के लिए परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए, बालकों को प्रेरित करना चाहिए। पहले जो है माहौल इस तरीके का बनाया जाए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हो प्रभावी बन सके। तो सबसे पहले कार्य क्या रहेगा? अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करना। तो आंसर रहेगा हमारा सी। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की जो भावना है वो जागृत होती है, आत्मनिर्भरता जो है वो पैदा होती है। तो देखिए, छात्र जो है अधिकांश कार्य जब स्वयं करता है, अपने हाथों से करता है, तो वो क्या बनता है? आत्मनिर्भर बनता है। तो आत्मनिर्भरता का गुण उसमें पैदा होता है। जब बालक छोटे छोटे कार्य स्वयं करने लग जाते हैं घर में, जैसे कि स्कूल से आकर अपनी ड्रेस बदलना, अपना जो है भोजन किचन में जाकर स्वयं ले लेना, अपने बर्तन खाने के बाद जो है किचन में रख देना, तो बालक में आत्मनिर्भरता का गुण जो है वो पैदा होता है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमनात्मक से आगमनात्मक की ओर। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण सूत्रों की बात हो रही है। तो शिक्षण सूत्र ये क्या है? सरल से कठिन की ओर। ये सूत्र क्या कहता है कि बालकों को सरल चीज़ों से कठिन की ओर ले जाए। पहले बच्चों को जो सरल चीज़ें हैं वो सिखाई जाए ताकि बालकों का जो है आत्मविश्वास बढ़े और धीरे धीरे उसको कठिन की ओर ले जाए। तो ये भी क्या है? शिक्षण का सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए, बालकों का जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे कि आसमान में उड़ने वाली हर चीज़ों को बालक जो है चिड़िया समझ लेता है, चाहे वो पतंग हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे कबूतर हो, चाहे तोता हो, सबको वो क्या समझता है? चिड़िया समझता है। तो ये क्या है? उसका अनिश्चित ज्ञान है। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको निर्जीव जीवों,
निर्जीवों में और जीवों में क्या अंतर समझाना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो है निर्जीव है और कौन सी चीज़ें जो है जीव है। तो शिक्षक को उसके ज्ञान को निश्चितता की ओर ले जाना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, शिक्षण सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। देखिए ये भी शिक्षण सूत्र है कि बालक के सामने जो चीज़ें आंखों के सामने होती है उसको बालक बहुत जल्दी सीखता है। तो सबसे पहले दृश्य यानी कि दिखाकर बालकों को सिखाया जाता है और धीरे धीरे अदृश्य की ओर ले जाया जाता है। निम्न आत्मक से जो है आगमन आत्मक की ओर। तो देखिए ये शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र कौन सा होता है, आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर। ये शिक्षण सूत्र यहाँ पर सही होगा, आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर। इसमें क्या किया जाता है, आगमनात्मक में क्या किया जाता है कि पहले बालकों को जो है उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया राम, हमने लिख दिया जयपुर, हमने लिख दी कक्षा। तो पहले बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में क्या नियम या परिभाषाएं जो है याद कराई जाती है। जैसे एक हिंदी का शिक्षक संज्ञा पढ़ाने वाला है तो बोर्ड पर आके क्या लिख दिया, राम लिख दिया, जयपुर लिख दिया, कक्षा लिख दिया। उदाहरणों के माध्यम से बालकों को समझा दिया कि राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, कक्षा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। बाद में जो है उसकी परिभाषा को याद कराएगा, नियम याद कराएगा। निगमनात्मक में क्या होता है, उल्टा होता है, पहले जो है नियम रटाए जाते हैं, परिभाषा याद कराई जाती है, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये हमारा शिक्षण सूत्र नहीं रहेगा। शिक्षण सूत्र कौन सा होता है, आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, क्या शामिल है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक जो है संबंधी पद्धतियां, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए बात किसकी हो रही है, निगमनात्मक तर्कना की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, नियम जो है बालकों को बता दिए जाते हैं। सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को जो है सत्यापित करना होता है और जो नियम बताए हैं उनको जो है नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है यह बताया जाता है बालकों को। सबसे पहले बालकों को क्या नियम जो है बताए जाएंगे, उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को जो है सत्यापित किया जाएगा और फिर नवीन परिस्थितियों में इन नियमों का उपयोग जो है वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर नियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, उदाहरण जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। नियम पहले बताए जाते हैं, उदाहरण बाद में। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सामान्य से विशिष्ट की तर्कना, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूर्ण करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कोई भी जो सहायता न देकर जिससे कि बच्चे अपने आप जो है निर्वाह करना चाहिए, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे जो है हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो देखिए बात किसकी हो रही है कि एक जटिल परिस्थिति जो है उसमें जो है शिक्षक बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकता है। उस जटिल परिस्थिति का सामना करने के लिए, जटिल परिस्थिति हो गई है, कोई कठिन कार्य आ गया है, कठिन कार्य, मुश्किल कार्य जो है बालकों के सामने रखा गया, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बालकों की सहायता करनी चाहिए। तो देखिए शिक्षक क्या करेंगे, कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद क्या करेंगे, निर्देश लिखेंगे, बालकों को निर्देश देंगे छोटे छोटे हिस्से में। अगर कोई कार्य कठिन है, मुश्किल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। जैसे कि हमने कहा सौर मंडल का क्या बनाकर लाना है,
एक मॉडल बालकों को बनाकर लेके आना है। लेकिन अगर हम सीधे ही बालकों को कह दें कि सौर मंडल का मॉडल बनाकर लाइएगा, तो बालक जो है भ्रमित हो जाएंगे, डर जाएंगे कि इतने बड़े मॉडल को वो कैसे बनाए, कहाँ से शुरू करे। तो शिक्षक क्या करे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे। जैसे कि पहले क्या कहे कि थर्माकोल की गोल काट कर बोले जो है छोटे बड़े हिस्सों में काट कर लानी है, कोई बड़ी कोई छोटी, थर्माकोल की गोल बोल को काट कर जो है लानी है। अगले दिन क्या कहे कि इनमें जो है हर ग्रह के अनुसार रंग भर के लाने हैं। नेक्स्ट डे क्या कहना है कि रंग भर के लाने हैं इन बोलों में। और उसके बाद तीसरे दिन क्या करे कि एक बोर्ड पर क्या लगाए, सूर्य लगाए, और हर ग्रह को धागे के सहायता से सूर्य की दूरी के अनुसार इन ग्रह को लटकाए। तो बालक क्या करेगा, शिक्षक निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं, छोटे छोटे हिस्सों में जो है इस कार्य को बांट दिया, बाद में निर्देश भी दे रहे हैं। तो बालकों के लिए ये कार्य करना आसान होगा। और 3 दिन में जो है बच्चे जो है सौर मंडल के मॉडल को जो है तैयार कर लेंगे बनाकर। तो शिक्षक का कार्य क्या होगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख कर देना। तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकनों का रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो देखिए बात किसकी हो रही है, विज्ञान विषय को समझाने की हो रही है। किस स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि 6 से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए क्या सही रहेगा। तो देखिए वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकनों का रिकॉर्ड दर्ज करना, ये बिल्कुल सही है। सही नहीं है पूछा है। रेखा चित्र बनाना, ये भी सही है। बालकों को क्या देना, वास्तविक अनुभव यानी कि स्वयं करके सीखना, ये भी सही है। लेकिन अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, देखिए बालक जो है कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, 6ठी से 8वीं वाले जो है बच्चों की बात हो रही है, 6ठी से 8वीं कक्षा के बालकों की बात हो रही है। तो ये मूर्त चीज़ों को तो समझ सकते हैं, मूर्त चीज़ों को समझने की इनके अंदर क्षमता है, समझ है, लेकिन अभी इनमें जो है अमूर्त चीज़ों को समझने की जो है क्षमता या चिंतन विकसित नहीं हुआ है। तो मूर्त यानी कि जिनको हम आंखों से देख सके, उन वस्तुओं के बारे में ये बच्चा अच्छे से समझ सकता है। तो अमूर्त के द्वारा विषय को समझाना ये सही नहीं रहेगा। तो आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण का उदाहरण है सिवाय एक के। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। देखिए बात किसकी हो रही है, संश्लेषण की हो रही है। और संश्लेषण में क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर नया निर्माण किया जाता है। नवीन निर्माण या नया निर्माण कुछ किया जाता है, कुछ नया बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, निबंध लिखने की। जब निबंध लिखा जाता है तो विभिन्न स्रोतों से जानकारी उठाई जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई दूसरे स्रोत से, कुछ अलग स्रोत से जानकारी ली। इन सब को क्या किया जाता है, जानकारी को जोड़ा जाता है और क्या किया जाता है, लेख लिखा जाता है। लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए क्या कार्य हो रहा है, निबंध लिखने में, लेख लिखने में जानकारियों को क्या जोड़ा जा रहा है और लेख लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर कार्य कौन सा हो रहा है, संश्लेषण का कार्य हो रहा है। संश्लेषण का उदाहरण है भाषण देना। तो देखिए भाषण के लिए भी जो है अलग अलग तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, जानकारी इकट्ठी की जाती है, साथ में उसमें अपने विचार जोड़ने होते हैं। तो यहाँ पर भी जोड़ना हो रहा है और कुछ नया तैयार करना है, भाषण तैयार किया जा रहा है। तो ये भी क्या है,
संश्लेषण का उदाहरण है। गणित में जब प्रमेय सिद्ध करना होता है तो यहाँ पर जो है नियम जो है तर्क आपस में जोड़े जाते हैं और कुछ नया हल निकाला जाता है। नया हल जो है निकाल कर तैयार किया जाता है। जो आपको नियम पता है, पहले से ही नियम पता है, सिद्धांत पता है, आपके पास जो भी तर्क है उन सबको जोड़कर नया हल तैयार किया जाता है, नया हल यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये भी क्या है, संश्लेषण का उदाहरण है। बात करें चित्र रंगना, तो देखिए चित्र तो पहले से ही क्या बना हुआ है, चित्र पहले से ही बना हुआ है, अब उसमें क्या करना है, सिर्फ रंग भरना है। तो ये किसी भी प्रकार का संश्लेषण का उदाहरण नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, डी। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता? सवाल पूछना, स्पष्टीकरण करना, रटना, पूर्वानुमान लगाना। तो देखिए बात किसकी हो रही है, पारस्परिक शिक्षण की हो रही है। पारस्परिक शिक्षण में बच्चे और शिक्षक मिलकर जो है किसी विषय पर, किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या किया जाता है, बच्चों द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है। फिर क्या किए जाते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछे जाते हैं, फिर उन स्पष्टीकरण यहाँ पर उनको देना होता है, और सबसे लास्ट में सारांश बनाना होता है। तो ये चार चीजें याद रखनी है। जो पारस्परिक शिक्षण है इसमें सबसे पहले पूर्वानुमान लगाया जाएगा, फिर सवाल पूछे जाएंगे, फिर स्पष्टीकरण दिया जाएगा, और सबसे लास्ट में सारांश बनाया जाएगा। तो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, रटना। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सी। निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है? परिभाषाओं के एक वर्ग को याद रखना, पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना, मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, या फिर अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जो है दैनिक जीवन में लागू करना। बात किसकी हो रही है, प्रमाणिक शिक्षण की। सही शिक्षण कहे, सरल शब्दों में समझे तो जो सही शिक्षण है वो क्या है, उसका कार्य क्या है। तो देखिए शिक्षण कैसा होना चाहिए, रटने पर आधारित नहीं हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, याद रखना, याद रखना, यानी कि रटने का कोई कार्य नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, सॉरी, रटने का इसमें कोई कार्य नहीं है। फिर क्या करना है, समझकर जो है समझ पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण किस पर आधारित हो, समझ पर आधारित हो। जो भी हमने सीखा है उसको हम कहाँ पर अपने दैनिक जीवन में लागू करें। रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसमें हम हमने जो भी सीखा है, जो भी शिक्षण कार्यों में हमने सीखा है उनका हम उपयोग कर सके। दैनिक जीवन में कोई समस्या आ जाए तो उसको हम सुलझा सके। शिक्षण कैसा होना चाहिए, अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना, ये हमारा यहाँ पर सही रहेगा उदाहरण। तो आंसर रहेगा डी। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावादी में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा जो है शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। तो बात किसकी हो रही है, सबसे पहले रचनावादी दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले शिक्षक की हो रही है। और जो रचनावादी है ये क्या मानते हैं कि बालक क्या स्वयं करके सीखते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखते हैं। तो बालक कैसे सीखते हैं, स्वयं करके और सक्रिय रूप से भाग लेकर, अनुभव द्वारा जो है बालक सीखते हैं। ये किसका मानना है, संरचनावादी दृष्टिकोण का मानना है। यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाना है, तैरने और डूबने की अवधारणा बालकों को सिखानी है। तो शिक्षक क्या करेगा कि कक्षा में एक टब रखेगा या बाल्टी रखेगा, पानी से भरा एक जो है टब रखेगा या बाल्टी रखेगा,
और बालकों को क्या देगा, किसी बच्चे को वो कील दे देगा, किसी बच्चे के हाथ में छोटा पत्थर दे देगा और किसी बच्चे के हाथ में जो है लकड़ी का टुकड़ा, किसी के हाथ में जो है सूखी पत्ती या प्लास्टिक की बोतल दे देगा। अब बच्चे जो है, शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को एक एक करके चीजें डालने को कहेगा। किसमें, पानी में। तो पहले एक बच्चे ने क्या डाला, पत्थर डाला। दूसरे बच्चे ने क्या डाला, सूखी पत्ती डाली। अब देखा, बच्चों ने क्या देखा कि पत्थर जो है पानी में डूब गया, लेकिन सूखी पत्ती ऊपर तैर रही है। शिक्षक जो है बच्चों से सवाल करेंगे कि देखा आपने, पत्थर नीचे डूब गया, ये कैसे डूबा, और सूखी पत्ती ऊपर ही तैर रही है, तो ये क्यों तैर रही है। अब बालक के मन में क्या आ गई, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। अब बालक इसकी खोज स्वयं करेंगे और बालक इसका पता लगाएंगे, यहाँ तक स्वयं पहुंचेंगे कि कील भारी होने के कारण जो है पानी में डूब गई और पत्ती जो है हल्की होने के कारण भी पानी में नहीं डूब पाई, ऊपर ही तैर रही है। तो अच्छा क्या रहेगा, निर्देशित खोज, यानी कि शिक्षक क्या करेंगे, निर्देश देंगे और खोज बालक स्वयं करेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का जो स्तर है वो नहीं है, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो शिक्षण के कितने 3 स्तर होते हैं, याद रखना, शिक्षण के कितने 3 स्तर, कौन कौन से, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। इसी को हम कहेंगे क्या, चिंतन स्तर। अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा क्या है, बालकों को सीखने के लिए तैयार करती है। ये शिक्षण स्तर नहीं है, बालकों को तैयार करना इसका कार्य है, बालकों में जोश भरना इसका कार्य है। तो अभिप्रेरणा यहाँ पर जो है इसका स्तर नहीं है, तो आंसर हमारा रहेगा बी। देखिए, स्मृति में क्या होता है कि किसी भी चीज को याद किया जाता है, अवबोध में समझा जाता है। मानकर चलिए एक बालक को साइकिल चलाना सीखना है, तो वो क्या करेगा, साइकिल के जो भी पुर्जे हैं स्मृति स्तर के दौरान वो उनको क्या करेगा, याद करेगा। बाद में अवबोध स्तर की बारी आएगी तो वो समझेगा क्या कि ब्रेक लगाने से साइकिल क्यों रुक जाती है, पेडल मारने से साइकिल क्यों चलती है, ये सब चीजें वो यहाँ पर समझेगा अवबोध स्तर में। बाद में बारी आएगी किसकी, प्रत्यावर्ती स्तर और चिंतन स्तर की। बालक ने जो है साइकिल चलानी सीख ली है, अब बालक के सामने अचानक से कोई गड्ढा आ जाए तो सही निर्णय लेना, सही समय पर सोच समझकर सही निर्णय लेना, ये किस स्तर के अंतर्गत आएगा, प्रत्यावर्ती स्तर के अंतर्गत। चिंतन जो है स्तर के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, शिक्षण स्तर में स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और प्रत्यावर्ती स्तर या फिर कहे चिंतन स्तर शामिल होते हैं। क्या नहीं होता, अभिप्रेरणा इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो बात किसकी हो रही है, गंभीर रूप से सोचने की। तो कैसे बच्चों को जो है आमंत्रित कर सकते हैं, तो एक शिक्षक क्या करेगा, समस्या बालकों के सामने रख देगा, समस्या रख देगा और कहेगा विभिन्न तरीकों से इस समस्या का हल निकालो। अब बच्चे जो है अलग अलग तरीके से, इस तरीके से शिक्षक को बताएंगे हल हो सकता है, फिर इस तरीके से भी हल हो सकता है, दूसरा तरीका बताएंगे, चौथा तरीका, बहुत सारे तरीके जो है बालक इस समस्या को हल करने के बताएंगे। तो आंसर क्या रहेगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। शिक्षक जो है बालकों के सामने ये प्रश्न रखेंगे। तो आंसर रहेगा हमारा डी। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो देखिए, मानसिक उद्वेलन की बात हो रही है। मानसिक उद्वेलन का मतलब है जो है विचारों की बाढ़ आना,
विचारों की बाढ़। तो देखिए एक साथ इतने सारे बच्चों के, इतने मतलब एक बच्चे के मन में इतने सारे विचार एक साथ आना ही क्या है, मानसिक उद्वेलन है। और ये किसके लिए किया जाता है, ये पूछा है, क्या समझ के लिए, क्या अनुप्रयोग के लिए, क्या सृजनात्मकता के लिए, क्या समस्या समाधान के लिए। तो देखिए बालक के सामने शिक्षक ने क्या रख दी, समस्या रख दी। और समस्या क्या है कि आपके शहर में अगर पॉलीथीन बैन कर दी जाए तब आप क्या करेंगे। शिक्षक जो बालक है वो तुरंत ही सोचने लग जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे। तो किसका विकास करने के लिए किया जाता है, सृजनात्मकता का, बालक को क्रिएटिव करने का। तो बालक क्या करेंगे, कोई कहेगा कि हम जो है कपड़ों के थैले बनाकर उसका यूज करेंगे, कोई कहेगा न्यूज़पेपर के हम थैले बनाएंगे, कोई कहेगा जो पत्तों की टोकरियां बनाकर तैयार करेंगे, कोई कहेगा बांस के थैले बनाएंगे या टोकरियां बनाकर तैयार करेंगे। तो सृजनात्मकता का विकास होता है, बालकों में सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है किसके द्वारा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग करके, यानी कि इसके द्वारा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा। तो देखिए ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।